Hello everyone. So we have started yesterday our social science first lesson, arrival of Europeans in India. So yesterday we have seen the greatness and the prosperity India had in the earlier और फिर इतना prosperity इतना सब था हमारे यहाँ पे कि इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. Then all the world was interested in India to do trade with. इंडिया के साथ सब लोग ट्रेड करना चाहते थे, इसीलिए काफ़ी पहले लैंड रूट से आते थे, बाद में सी रूट्स का डिस्कवरी हुआ और सी रूट से इंडिया की तरफ आते थे. तो उसमें पहले जो है ये क्रिस्टोफर कोलंबस वो निकला था ढूंढने के लिए इंडिया को बाय सी रूट एंड ही वेंट टू अमेरिका. वो अमेरिका चला गया और काफ़ी जब तक वो जिंदा रहा वो यही सोचता रहा कि मैंने इंडिया डिस्कवर कर लिया, लेकिन उस बाद में लोगों को बाद में पता चला कि दैट इज़ नॉट इंडिया, ही डिस्कवर अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ओके, इसीलिए वहाँ पे जो कैनबेरियन सी में जो आइलैंड है उसको वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है और अमेरिकन नेटिव्स को टिल टुडे दे आर कॉल्ड रेड इंडियंस. देन आए ये सब इनको एक्सप्लोरर बोलते हैं, जो लोग निकले थे खोजने के लिए जो निकले हैं उन लोगों को एक्सप्लोरर बोलते हैं. तो फिर उसके बाद के जो एक्सप्लोरर थे वास्को डी गामा, वो वास्को डी गामा जो है वो सबसे पहले मतलब इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए सबसे पहले वो पहुँचे कैलिकट. वहाँ पे वहाँ के जो एम्परर उस टाइम के जो एम्परर थे वो उस टाइम के जो एम्परर है ज़मोरिन, उनसे परमिशन लेके उन्होंने वहाँ पे फोर्ट खड़ा किया. और वो कब आए थे वास्को डी गामा? व्हेन ही केम टू इंडिया इट वाज 22 मई 1498. याद रखना है ये आपको, वास्को डी गामा पहले इंडिया आए. उसके बाद उन्होंने गोवा वहाँ पे केरला में कैलिकट में अपना फोर्ट बनाया, वहाँ अपना ट्रेडिंग वगैरह शुरू किया. उसके बाद थोड़ा और अंदर को इंटीरियर में आते गए, फिर उन्होंने गोवा कैप्चर किया और आगे जाके उन्होंने मैंगलोर, गोवा, कोचिन, दीव, मुंबई और श्रीलंका भी उन लोगों ने ट्रेड के साथ अपना पूरा कैप्चर कर लिया. मतलब यहाँ सब जगह पे उनका ट्रेड होता था. फिर क्या हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, ये इसको अभी 1498 मतलब ये 15th सेंचुरी, दिस इज कॉल्ड 15th सेंचुरी. या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द पोर्चुगीज एक्सपैंडेड देयर ट्रेड टू बंगाल. मतलब सोचो, मतलब ये 15th सेंचुरी में आए, 16th सेंचुरी पूरा उनका वो चला ट्रेड, मतलब 100 साल तो किया. उसके बाद 17th सेंचुरी जब शुरू हुआ तब जो है उनका जो रेजिम है वो ख़त्म होने लगा. और उनका जो पूरा पहले तो वो कोचीन से केरला से आगे गोवा, मुंबई तक पहुंच गए थे. फिर वो लोग अभी थोड़ा ईस्ट में जाने लगे, बंगाल में भी उन्होंने अपना ट्रेड एस्टैब्लिश किया. लेकिन उस टाइम के जो एम्परर थे वो मुग़ल एम्परर थे शाहजहां, कहाँ पे? दिल्ली में थे. The Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. The Subedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of the Portuguese. Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of Emperor. तो वहाँ का जो सूबेदार है उसने कंप्लेंट किया कि इसको ये शाहजहां को मुग़ल एम्परर था उस टाइम पे, दिल्ली से वो राज करते थे. तो उन्होंने जो जाके उसके शाहजहां ने ऑर्डर दिया, उनका पूरा जो एक फोर्ट है हुगली फोर्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके सारे शिप्स वगैरह जला दिए. और ये था, इसके वजह से फिर उनका जो है पूरा जो जितना भी ट्रेड है पोर्चुगीज़ का वो ख़त्म हो गया. बस थोड़े से जगहों पे रह गया, जैसे कि दमन है, दीव है, गोवा है, बस यही 3 जगह पे उनका रूल रहा. बाकी सब जगह उनका जो रूल था, दबदबा था, वो ख़त्म हो गया. अब जैसे ये आए और इनके बाद ये 15th सेंचुरी में आए, 16th पूरा पोर्चुगीज़ ने किया, 16th ख़त्म होते होते 17th में मतलब पूरे 100 साल के बाद कौन आए? डच. मतलब अभी जो आपका नेदरलैंड है उसको
उन लोगों को डच या होलैंड भी, उनको पहले होलैंड भी बोलते थे, उनके निवासी को डच भी बोलते हैं। After 100 years of Portuguese, at the end of the 16th century, the Dutch of Holland came to India for trading. Initially, they were established a fort at Pulicat and Madras. Pulicat जो है तुम्हारा केरला में है, और मैड्रास जो अभी चेन्नई है वो भी साउथ में है। They also established trading center at Agra in the year 1663. 1663 में उन्होंने आगरा में अपना ट्रेड सेंटर शुरू किया। यहाँ पे 1663 मतलब ये 1663 मतलब ये 17th सेंचुरी है। जब 1663 बोलते हैं तो ये बिकॉज इसका 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में ये इन्होंने अपना जो है ट्रेड जो है एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? आगरा में। Meanwhile, the British also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British. और ये डच के रहते रहते जो है ब्रिटिशर्स आए। तो पहले हमारे इधर कौन आए? पोर्चुगीज, फिर उसके बाद आए डच, फिर उसके बाद आए ब्रिटिशर्स। ओके, पहले आए थे हमारे यहाँ पे पोर्चुगीज, उसके बाद आए डच, फिर उसके बाद आए ब्रिटिशर्स। During the reign of the Queen Elizabeth of England in the 16th century, the British established East India Company. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking ट्रेड विथ इंडिया। 16th सेंचुरी में जब वो क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड में रूल कर रही थी तब की बात है। ये ब्रिटिश के जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इंडिया में अपना एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंडिया के साथ ये लोग ट्रेडिंग करते थे। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 1608। तो पहला शिप कहाँ कब आया? ब्रिटिशर्स का पहला शिप कब आया? 1608 में पहला शिप आया। और वो कहाँ पे आया पहला शिप? पहला शिप आया है सूरत में आया। सूरत का इधर जो एक पोर्ट है, वो सूरत के वो पोर्ट को हजीरा जानते हैं, तो वहाँ पे ये पहला शिप ये आया था यहाँ पे। और जो शिप के जो कैप्टन थे वो कौन थे? W. हॉकिंस, और द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू सेट फुट ऑन इंडिया। ही मेट जहांगीर। उस टाइम पे जहांगीर जो है मुगल एम्परर थे, बट डिड नॉट गेट परमिशन टू ट्रेड। तो उनको जहांगीर यहाँ पे मुगल एम्परर थे, तो W. हॉकिंस जब इधर आए तो उन्होंने परमिशन मांगी, लेकिन हॉकिंग को परमिशन नहीं दी और वो वापस चला गया। Thereafter, Sir Thomas Roe arrived in India, who acquired permission to establish a trading center in Surat. Later went on to the hands of Shah Jahan. Shah Jahan gave permission to the British to carry the trade in Bengal. तो जहांगीर ने तो इनको ब्रिटिशर्स को पहले परमिशन नहीं दिया था। वो जो W. हॉकिन आया था वो वापस चला गया, लेकिन उसके बाद सर थॉमस रो जो है आए थे। फिर उन्होंने अपना जो सूरत में अपना एक ट्रेडिंग सेंटर शुरू किया। फिर जहांगीर के बाद शाहजहाँ जो है, जहांगीर के बाद अकबर के बाद शाहजहाँ जब आया ना तब उनको परमिशन मिली, और उसके बाद उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर जो है बंगाल में अपना एस्टैब्लिश किया। अब ब्रिटिशर्स के बाद कौन आया? फ्रेंच। तो पोर्चुगीज़ के बाद डच के बाद कौन आया है? फ्रेंच। ब्रिटिशर्स थे, लेकिन मतलब फ्रेंच भी एंट्री लिया। ब्रिटिशर्स तो काफ़ी थी, मतलब अप टू हमारा इंडिपेंडेंस तक वो लोग यहीं पे थे, लेकिन बीच में फ्रेंच वालों ने भी एंट्री मारी। The French established French East India Company in the 1664। यानी ये देखो, ये लोग आए थे 1608 में आए थे, तो ये जो फ्रेंच कब आए? 1664 में आए फ्रेंच, ठीक है। तो थोड़े दिन के बाद आए थे।
ये लोग 1664 में फ्रेंच आए। दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। ये मछलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज़ ऑल्सो ए बिग फोर्ट। और पौंडीचेरी आप जानते हो ये चेन्नई के पास है। द हेड, और सूरत तो आप जानते हो। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फर्नोस ड्यूप्लेस, who had desire to expand European rule in India। ये फ्रेंच कंपनी के जो जोसेफ थे उनको था कि ये इंडिया के अंदर फ्रेंच का रूल एस्टैब्लिश करना है, उनका मन था। Thus the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company। लेकिन ऑलरेडी जब तक फ्रेंच इधर आए थे तब तक तो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी अपना सिक्का जमा चुके थे, क्योंकि वो लोग 1608 में आए था और ये फ्रेंच जो आया था वो 1664 आए थे। जब तक फ्रेंच इधर आए तब तक तो ये ऑलरेडी ब्रिटिशर्स जमे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने लगा। The French and the British stood in the competition against each other to become the strongest European company. There was innumerable disputes and battles, and finally Britishers emerged as the winners. However, the French retained their control over the trading centers of Pondicherry, Mahi and Chandranagar। तो काफ़ी इन लोगों के बीच में झगड़े होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, बैटल्स होते थे। ये इन लोगों ने अपना फ़ौज भी लेके आ रखे थे, तो लोगों के बीच में इन लोगों के बीच में काफ़ी बैटल्स होते थे। लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स विन हुए, मतलब सब जगह ब्रिटिशर्स आ गए, लेकिन थोड़े जगहों पे फ्रेंच ने अपना कब्ज़ा जारी रखा। और वो प्लेसेस हैं आपके पौंडीचेरी, माही और चंद्रनगर। ये चंद्रनगर भी आपका महाराष्ट्र में आता है। British trade in Bengal। The British first started their trade on the banks of the river Hooghly and established forts in the year 1651। The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against any annual payment। मतलब इन्होंने 1651 में ये ब्रिटिशर्स ने बंगाल में अपना अच्छा सा ट्रेड वगैरह इस्टेब्लिश किया। उनके फैक्ट्रीज़ के इधर बहुत सारे गोडाउन्स वगैरह, फोर्ट्स वगैरह बना दिए उन्होंने। और मुग़ल एम्परर जो औरंगज़ेब है उससे परमिशन मिल गया कि उनको एनुअल टैक्स ना पे करने का परमिशन लिया। मतलब उनको एक अच्छा सा वो मौका मिल गया कि उनको जितना भी प्रोडक्शन करना है करो, उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ उनको वहाँ से मिल गई। अगर आप ये देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ 3 वो दे रखे हैं, मैप्स दे रखे हैं। तो एक मैप, फर्स्ट वाला मैप है इंडिया इन 1797, फिर 1840, फिर 1857। अगर आप ये देखोगे, ये जो येलो पोर्शन है, इसमें जो येलो पोर्शन है वो ब्रिटिश रूल है, और ये जो येलो पोर्शन लोकल रूल है, और ये ब्लू पोर्शन जो है येलो रूल है। ब्लू पोर्शन जो है वो ब्रिटिश रूल है। येलो इज़ लोकल एंड ब्लू इज़ ब्रिटिशर्स। उसके बाद देखो ब्लू कितना बढ़ गया, उसके बाद लोकल बहुत कम रह गया, पूरा ब्रिटिश रूल आ गया। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 एंड 1857, मतलब एक सेंचुरी में क्या हुआ देखो। 1757 से 1857, ओके। 1857 में क्या हुआ था? फर्स्ट रिवोल्ट, फ्रीडम रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हुआ था। उससे 100 साल पहले बीच में की बात बता रहे हैं। बाय दिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी was in the race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. This dispute kept on reoccurring even during the time of Ali Wardi Khan. After Ali Wardi Khan, his son Sirajud Dowla,
took charge and he got involved in a major battle with the British. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने परमिशन ले लिया किससे, औरंगजेब से, कि हम एनुअल टैक्स पे नहीं करेंगे, और उन्होंने बंगाल में अपना अच्छा सा पूरा ट्रेड एस्टैब्लिश किया। लेकिन क्या था कि ये ब्रिटिशर्स ने जो परमिशन लिया ना, तो उस टाइम पे तो मतलब ये हमारा इतना मीडिया ये सब चीज़ें तो पता नहीं रहता था, और क्या कौन क्या कर रहा है, इतना कौन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत कम होता था। तो ब्रिटिशर्स ने परमिशन लिया तो बाकी लोग भी टैक्स भरना बंद कर दिया, मतलब बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्होंने भी टैक्स भरना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे जो बंगाल में जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा आता है, वो आना कम हो गया, कम होता गया, क्योंकि ब्रिटिश अब जो है बाकी लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी सब ब्रिटिश के नाम पे करने लगे कि भाई ये हमको तो परमिशन मिला हुआ है, और कि सब ने पैसा पे करना बंद कर दिया और रेवेन्यू आना बंद हो गया। पहले मुर्शिद कुली खान पहले वहाँ के नवाब थे, उसके बाद उनका बेटा आया अली वर्दी खान, उसको भी ये भी सब बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। लेकिन जब उसका बेटा आया सिराजुद्दौला, उसने जो है इन लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दी, मतलब अब बोला कि या तो तुम टैक्स दो या तो तुम यहाँ से निकलो। सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal in the year 1756. He had overwhelmingly influenced over the British. The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. तो अब उन्होंने सिराजुद्दौला ने क्या बोल दिया, या तो तुम पेमेंट करो या फिर यहाँ छोड़ के जाओ। तो ब्रिटिशर्स भी बहुत तेज़ थे, उसके जो जितने भी शत्रु थे, इनके कॉम्पिटिटर्स जितने थे ना सिराजुद्दौला, उन लोगों के साथ मिलके इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला को ही वो नवाब की गद्दी से हटा दिया, मतलब उनके उसको वहाँ से नवाब से हटा दिया, उसके थ्रोन से हटा दिया। There was frequent conflicts with the British merchants regarding the payment of taxes. When the British merchants failed to pay taxes, they were applicable to both Indian and foreign merchants. The situation came to boil. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the tax as per the rules and trade as per the terms and conditions. This provocation was enough for Sirajud to opt for war, and he succeeded in expelling the British from कलकत्ता। तो वो जो है उसको मतलब उसको नवाब को जो है वहाँ से हटा दिया था इन्होंने। लेकिन फिर जब इसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने सब लोगों को इकट्ठा किया और बोला जब तुम टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, और ये बहुत बड़ा वॉर में आया और सिराजुद्दौला वाज सक्सेसफुल इन एक्सपेलिंग ब्रिटिशर्स फ्रॉम कलकत्ता, मतलब उन्होंने उसको सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से उखाड़ फेंका और बोला कि तुम यहाँ पे अब वो बैटल हार गए और उनको वहाँ से भगाया, कहते अब तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव bribed Mir Jafar, the commander in chief of Sirajuddaulah, with a promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. With the help of Robert Clive, defeated and murdered Sirajuddaulah in the Battle of Palsi. This was the first war fought by the company in India, with a marked the beginning of the British rule in India. Thus, the war is considered to be the turning point of the history. इन्होंने जब उसको बाहर फेंक दिया तो उन्होंने क्या किया, जो उनका सेनापति है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति है जिसका नाम है मीर जफ़र, उसको क्या किया, ये रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिशर का जो कमांडर था, जो लीडरशिप में मतलब लीडर था, उसने क्या किया, मीर जफ़र को ब्राइब किया, यानी घूस दे के बोला कि तुम हमारी मदद करो, बाद में तो हम तुम्हें इसका राजा बना देंगे, बंगाल का राजा बना देंगे तुमको। तो उसने ब्राइब किया, तो फिर उसने क्या किया कि ठीक है करके उसने उसको हेल्प किया और बैटल ऑफ पालसी, द बैटल ऑफ पालसी इज फर्स्ट बैटल
fought between सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। और इस में उसको मतलब उस सेनापति को तो ऑलरेडी ब्राइब किया हुआ था, तो उन्होंने उस सब ने मिलके उसको मर्डर कर दिया, मतलब मार दिया उसको। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर fought by the company in India. Thus the war is considered to be the turning point of history of India. तो इसीलिए इसको ये जो वॉर ऑफ पाल्सी, बैटल ऑफ पाल्सी इज़ द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट फॉर द ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश देयर पावर इन इंडिया। मतलब पहला जो वॉर है, बैटल मतलब जो 4-5 दिन के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है उसको बैटल बोलते हैं। जो बहुत दिनों तक चलता है, कम से कम 2-3 महीने चलता है, उसको वॉर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ पाल्सी इसीलिए याद रखा जाता है कि वो पहला बैटल था जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने हमारे इंडिया में अपना रूल जमा लिया। उसके बाद जो आता है आपका बैटल ऑफ बक्सर। Do you know how many Palsi got its name? The original name is Palsi, the tree Palash. पालसी नाम, बैटल ऑफ पालसी का नाम क्यों पड़ा? ये पलाश जो एक पेड़ होता है ना, उसके वजह से पड़ा। The flowers of Palash trees were saffron in color and are used in making colors for Holi. पलाश के पत्तों का फूल जो होता है ना, उनको पानी में भिगो के तो एक रंग आता है, उस रंग से हम पहले होली खेलते थे। उसके वहाँ पे ये जो जहाँ पे लड़ाई हुई वहाँ पे ये पेड़ बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए बैटल ऑफ पालसी नाम आया। देन कम्स अवर बैटल ऑफ बक्सर। As promised, the East India Company appointed Mir Jafar as Nawab of Bengal. बैटल ऑफ पालसी के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया ब्रिटिशर्स ने। Robert Clive was went back to England. With the passage of time, Mir Jafar became hostile towards the British. The company decided to replace him with his son-in-law Mir Qasim. हॉस्टिल मतलब दुश्मन बन जाना। ठीक है, तो मीर जाफ़र को पहले इन्होंने राजा बना दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मीर जाफ़र को ये पता चला कि यार इनके अंडर में हमें काम करना पड़ रहा है, ये लोग हमें गुलाम बना रहे हैं, ये पता चला। जैसे ही उसको मतलब उनको पता चला कि ये मीर जाफ़र जो है हमारे साथ ज़्यादा अच्छे से नहीं वो कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको रूलर बना दिया और मीर जाफ़र को हटा दिया। Mir Qasim was an efficient, disciplined and clever ruler. The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of tax, which ultimately brought both the forces to face to each other. In 1763, Mir Qasim was defeated by the company, but he escaped. He organized his army along with the forces of Nawab of Awadh, Sirajuddaulah and Mughal Emperor आलम शाह टू। ओके, फिर इसके ये जो उनका मीर कासिम है वो बहुत अच्छा रूलर था, बहुत एफिशिएंट था, डिसिप्लिन था, लेकिन बात में एक्चुअली इन लोगों ने तो क्या, ब्रिटिशर्स वो ट्रेड कर रहे थे, वो टैक्सेस नहीं भर रहे थे। अब तुम ट्रेड कर रहे हो, टैक्सेस नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट या राजा किसके पास पैसा कहाँ से आएगा खर्च करने के लिए? तो पहले तो जैसे ही इसको राजा बना दिया, खुश होकर बन गया, लेकिन फिर खर्चे के लिए पैसा नहीं आता, तो नेचुरली वो उससे डिस्प्यूट फिर शुरू हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये शुरू हुआ, फिर से उसके साथ फिर से ये लड़ाई हो गई, और फिर ये जो लेकिन मीर कासिम जो है वो वहाँ से भाग गया, और जो बाकी लोगों के साथ इसने नवाब अवध और मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ इसने अपना फौज बना लिया। देयर कंबाइंड फोर्स मेट द फोर्सेस एट कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764। ये जो मीर कासिम है वहाँ से भाग गया और बाकी लोगों के साथ इसने अपना एक फ़ौज बनाया, और फिर 1764 में ये कंपनी के फ़ौज के साथ इनकी लड़ाई हुई बक्सर में, दैट इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी won the war, and all of a sudden Bengal, Awadh जो अभी लखनऊ है, Bengal, Awadh and Mughal Empire was under the control.
Robert Clive was sent to India to take control of the situation. There is now the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. ये जो है रॉबर्ट क्लाइव वो मीर जाफर के राजा बनने के बाद वो वहाँ चला गया था, अपना ब्रिटेन वापस चला गया था, यानी इंग्लैंड वापस चला गया था। फिर मीर जाफ़र के बाद उसका मीर जाफ़र का थोड़ा दिन तो अच्छा रहा, उसके बाद उसके दामाद मीर कासिम को राजा बनाया गया। फिर मीर कासिम तो अच्छा था, सब कुछ चल रहा था। आगे यही प्रॉब्लम हुआ कि उसको टैक्सेस नहीं, पैसा नहीं आ रहा करके प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने उसके ऊपर लड़ाई कर दी। तो मीर कासिम जो है वहाँ से भाग निकला और बाकी लोगों के साथ वो मिलके क्या किया, उसने एक फ़ौज बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी पे वार कर दिया। कहाँ पे? बक्सर में। इसीलिए उसको बोल जाता है बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो है पूरा जो है सक्सेस मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये सब जितने भी राजा हैं वो मारे गए। फिर इंग्लैंड ने वापस रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया भेजा और अवध, बंगाल और मुगल एम्पायर पूरा जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। मतलब बैटल ऑफ बक्सर वाज द टर्निंग पॉइंट टू गेट द पावर ऑफ टू गेट ब्रिटिशर्स द पावर इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिकल पावर जमाने का ये बैटल ऑफ बक्सर एक मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट था। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा पूरी इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जमा दिया। सो दिस इज़ द लेसन कंप्लीटेड हियर। यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स। आपको क्वेश्चन आंसर जो आंसर्स हैं सारे इसी में मिल जाएंगे, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ओके, ऑल ऑफ यू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू, हैव a nice day. Tomorrow we will be starting with our new lesson.